नमस्ते सर। नमस्ते। स्वागत है आपका डिजिटॉक पॉडकास्ट में। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन ऐसा है कि लोग बहुत बोलते हैं कि एड्स तो चल रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? देखो, हम जब एड्स चलाते हैं और रिजल्ट्स नहीं मिलते, उसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। बट सबसे पहली चीज कि जो आपके एडवर्टाइजमेंट है वो आपके टारगेट ऑडियंस के लिए आपने बनाई है, उसमें आपने उस तरीके से पेन पॉइंट्स कवर किए कि नहीं किए। मतलब आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो सामने वाले कस्टमर को, उसको लग रहा है कि ये एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद उसके ऊपर मैंने क्लिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ओके, सो क्लिक थ्रू रेट उसका क्या है? अगर क्लिक थ्रू रेट कम आ रहा है, मतलब आपके हुक एंड पेन पॉइंट्स जो आपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर रखे वो इतने प्रॉपर नहीं है कि यूजर को लगे कि ये पेन पॉइंट मेरे लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट है और मैं जाके इसके ऊपर क्लिक करूं। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग बहुत कम समय में जज करने लग जाते हैं कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट इट इज वी कैन से उसके अंदर एक कूलिंग पीरियड होता है। उस कूलिंग पीरियड के अंदर आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, अच्छे नहीं मिलते, आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है। आपने आज ऐड लगाया, आपको कल से लीड आना स्टार्ट हो जाएंगे, हो भी जाएंगे, बट द क्वालिटी ऑफ द लीड्स एंड सेकंड उसका कैक क्या आ रहा है वो भी मेजर करना पड़ता है। सो मल्टीपल पैरामीटर्स है। जब हम एड चला रहे हैं तो उसके पीछे सबसे पहले इंपॉर्टेंट आपका गोल क्या है। बहुत सारे लोगों से मैंने जब बात की, वो इंस्टाग्राम के ऊपर बूस्ट कर देते हैं जी। बूस्ट करते हैं ऐसी रील को जिसका कोई पर्पस ही नहीं है। सो एट द एंड यू आर स्पेंडिंग मच मनी ऑन द इंस्टाग्राम बूस्ट। आप एड्स के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। सो गोल आपका होना चाहिए। दूसरा, जो टारगेट ऑडियंस है उसी टारगेट ऑडियंस को आप एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हो या किसी को भी दिखा रहे हो। तीसरा, जो टारगेट ऑडियंस है उसको जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप बताना चाहते हो तो पेन पॉइंट्स को प्रॉपरली हाईलाइट किया या नहीं किया है। चौथा, आपका हुक प्रॉपर है क्या, मतलब एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद मैं प्रॉपरली उसको कनेक्ट कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। एंड देन वहां से जो जर्नी स्टार्ट होती है दैट इज मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग यहां तक जो है उसी को एडवर्टाइजमेंट समझते हैं, बट एक्चुअल दिस इज ओनली 10%। उसके बाद की जो जर्नी है दैट इज 90%। जब सामने वाले पर्सन ने आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक किया, लीड सबमिट की, ऐसे जंक लीड्स मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के पास हजारों देखी है, हजारों लीड्स आई है बट एक भी कन्वर्ट नहीं हुई, ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ उनका फॉलोअप स्ट्रांग नहीं है, उनका उनका रिटारगेटिंग नहीं है, नर्चर नहीं करते। लीड सबमिट करने के बाद लगभग 2-3 दिन कॉल नहीं करते, तो ऐसे में आई हुई लीड आपके लिए रुकी थोड़ी रहेगी। वो अगर वो प्रोडक्ट देख रहा है तो आप अकेले इंसान हो क्या कि जो वो प्रोडक्ट बेचता है। तो इसके लिए एड फेल होने के बहुत सारे मल्टीपल रीजंस है। ओके, तो लीड्स की जैसे कि आपने बात की है, तो लीड्स और रियल लीड्स, इसमें डिफरेंस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखो, लीड्स मतलब क्या कि सामने वाला पर्सन आपके प्रोडक्ट में समवॉट इंटरेस्टेड है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, हम वो प्रोडक्ट सामने वाला पर्सन परचेज करेगा या नहीं करेगा ये अजम्पशंस लगाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक मेमोरी दी हुई है और उस ब्रेन दिया हुआ है, और उस ब्रेन से हम अजम्पशंस लगाते हैं कि सामने वाला पर्सन प्रोडक्ट परचेज करेगा कि नहीं करेगा। और ये जो अजम्पशंस हम लगाते हैं 4 मेन कैटेगरी से लगाते हैं। फर्स्ट इज बजट, कि सामने वाले के पास उतना बजट है या नहीं है। सेकंड, उसके पास अथॉरिटी है या नहीं है, मतलब मैं अगर उसको प्रोडक्ट पिच कर रहा हूं तो वो ऐसा नहीं बोलेगा ना कि मैं मेरे पापा को पूछ के बताऊंगा, पार्टनर को पूछ के बताऊंगा। सो अथॉरिटी, उसके पास डिसीजन लेने की है या नहीं है। तीसरा, नीड, उसको उस प्रोडक्ट की एक्चुअल में नीड है या सिर्फ उसने ऐड देखा, क्लिक कर दिया एंड जस्ट वांटेड टू आस्क कि हाँ ये क्या है, मैं समझना चाहता हूं। एंड फोर्थ थिंग इज टाइम, वो इस टाइमलाइन के अंदर परचेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड एज बांट फ्रेमवर्क, BANT, बजट, अथॉरिटी, नीड एंड टाइम। सो लीड्स हमारे पास हजारों आ सकते हैं, बट क्वालिफाइड लीड्स मे बी 200 और 100, एंड दैट कैन बी डिपेंड ऑन कैटेगरी टू कैटेगरी। बट हम एक अजम्पशंस के बेसिस पे बोल सकते हैं कि 1000 अगर लीड्स आ रही है तो 200 लीड्स हमारे काम की है। और 200 लीड्स में भी सामने वाले पर्सन को हम पीच करेंगे तो उसमें से कितना प्रोडक्ट परचेस करेगा,
क्योंकि बहुत सारे लोगों का assumptions ये है, हमने मार्केटिंग कैंपेन चलाया, हमारे इतने लीड्स आ गए, मतलब हमको इतना बिजनेस आ गया, एंड दैट इज वो ये assumptions लेके चल रहा है, और कल जाके ये assumptions कहीं भी मतलब कहीं भी एक्चुअल इसमें नहीं आएगा, और उसको लगेगा कि मार्केटिंग इज गोइंग इनटू रॉन्ग डायरेक्शन। तो ब्रांडिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, इन दोनों में से कौन सी चीज को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए? देखो, ब्रांडिंग एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ब्रांडिंग एक अलग सब्जेक्ट है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक अलग सब्जेक्ट है। ओके, एंड मार्केटिंग इज अलग सब्जेक्ट है। मार्केटिंग मतलब 360 डिग्री मार्केटिंग, जिसमें अलग अलग तरीके आते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल पेपर मीडिया वगैरह वगैरह सब आएगा, उसके बाद फ्लायर्स आएंगे, उसके बाद में रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स, उसके बाद में आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी आएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग आएगा। ऐसे सारे जो है 360 डिग्री मार्केटिंग के अंदर अलग अलग चैनल्स है। अभी इसमें सबसे कॉमन चीज क्या है? ब्रांडिंग। लोग क्या करते हैं कि उनका ब्रांड क्रिएट करने के लिए कभी काम ही नहीं करते। मैं आया, सोशल मीडिया के ऊपर पेज क्रिएट किया, पेज क्रिएट करने के बाद में कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लग रहा है कि मैं जितना ज्यादा कंटेंट डालूंगा उतना ज्यादा मुझे रीच मिलेगा। ओके, एंड दैट इज गोइंग इनटू द रॉन्ग डायरेक्शन, क्योंकि उसने कभी ब्रांडिंग के ऊपर उसके हिसाब से कभी काम ही नहीं किया। ब्रांड मतलब क्या? ब्रांड मतलब पहले आइडेंटिफाइड ब्रांड बनना। ब्रांड मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी बनना कि जिसको लोग पहचाने। लोग कैसे पहचानेंगे? लोग पहचानेंगे आपके लोगों से, लोग पहचानेंगे आपके कलर कॉम्बिनेशन से, लोग आपको पहचानेंगे आपके ब्रांड स्टोरी से, लोग आपको पहचानेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें जो ब्रांड के अंदर आती है। इवन सिंगल फॉन्ट, कि कौन से फॉन्ट्स आप यूज करते हो बार बार, उसके ऊपर से भी ब्रांड की पहचान होती है। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। अगर हम मैकडी में जाएंगे तो हमको कलर कॉम्बिनेशन जो है वो हर एक जगह पे सेम मिलेंगे। इवन ऑल उनकी वेबसाइट पे, उनके फ्लायर्स पे, उनके शॉप में, उनके फर्नीचर में, इवन ऑल हर जगह पे। सेम विद द रिलायंस, सेम विद द बिग बाजार, सेम विद द एनी बिग ब्रांड। सो कॉमन चीजें क्या है? सो ब्रांड बनाने के लिए पहले आपको ब्रांड की आइडेंटिटीज बनानी है, ब्रांड की स्टोरी बनानी है। कोई भी ब्रांड उसकी एक स्टोरी बनाता है और उसी स्टोरी को रिपीट टेलीकास्ट पे चलाता है। ब्रांड के कुछ स्लोगन्स होने चाहिए। वॉशिंग पाउडर का मतलब निरमा होता है, ये हमको पता है। क्यों? क्योंकि उसी तरीके से उसको दिखाया गया। और उसके बाद में हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग को समझते हैं। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज डिफरेंट एंड ब्रांडिंग इज डिफरेंट। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कुछ पार्ट ब्रांडिंग का भी यूज करते हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज बेसिकली एक गोल है, इस गोल को मुझे कंप्लीट करना है, इस गोल को कंप्लीट करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, आई कैन डू। सो परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज व्हाट, कि जो मार्केटिंग हम करके आउटपुट को मेजर कर सकते हैं, इनपुट्स के वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं, एंड एक्चुअल जो गोल मुझे अचीव करना है, इस गोल को अचीव करने के लिए मैं अलग अलग चैनल से उसके ऊपर रिजल्ट प्रोड्यूस करके मैं वो रिजल्ट लाना चाहता हूं। इसका हम एग्जांपल लेंगे। अगर मुझे एक हाई वैल्यू डील क्लोज करनी है, तो मैं हाई वैल्यू डील के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट करता हूं, तो लोग ऐसे थोड़ी पैसे लेके खड़े हैं कि ले लो, ये 200 करोड़ रुपए ले लो और मुझे आपका ये प्रोडक्ट दे दो। नहीं, तो उसके लिए एक प्रोसेस है। सो फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस, कि हमको अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगी? तो हमारा सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस होना चाहिए। ओके, ब्रांड की हमको पोजिशनिंग वैसे करनी पड़ेगी, ब्रांड की स्टोरी बनानी पड़ेगी। फिर जब हमारा ब्रांड एक तरीके से लोगों तक पहुंचने लग जाए, उसके बाद में हमको सेकंड फेज में लोगों को कनेक्ट करना है, उनको नर्चर करना है। नर्चर करना मतलब क्या? कि लोगों को बार बार दिखना है। जितनी बार आप दिखोगे उतनी बार आप लोगों के दिमाग में बैठोगे। जैसे मैंने बोला कि वॉशिंग पाउडर का मतलब निरमा होता है, क्योंकि हमको एक ही लाइन बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, इसके लिए हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। सो नर्चरिंग इज द फेज। और तीसरा है कन्वर्जन, कि जिसमें एक्चुअल यूजर को वही चीजें दिखाई जाती है जिससे वो एक्शन ले सके। सो दिस इज द कॉल्ड एज सेल्स फनल, और वो एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग का पार्ट होता है। ओके, जैसे कि हमने बात की सर एड्स के बारे में थोड़ी देर पहले, तो आप कैसे पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम किस में है? मतलब एड्स में प्रॉब्लम है या फिर फनल में प्रॉब्लम है? देखो, सबसे पहले ना, एड्स में प्रॉब्लम होने से पहले भी कुछ चीजें प्रॉब्लम्स होती है बिजनेस के अंदर। ओके। और जो हम आइडेंटिफाई नहीं करते। मतलब जब हम किसी के मार्केटिंग का काम लेते हैं, तो हम पहले दिन मार्केटिंग को कभी शुरुआत नहीं करते। हमारा वर्क स्टार्ट होता है बिजनेस का कंप्लीट ऑडिट प्रोसेस से, जिसके अंदर हम सामने वाले कस्टमर से एक विजन बोर्ड प्रो करके, हमारा एक टूल है,
जिसमें हम उससे विजन बोर्ड बनवाते हैं। उसके बाद में हम उससे कंप्लीट स्ट्रेटेजी मैप बनवाते हैं, और वो स्ट्रेटेजिक मैप बनवाने के बाद एक ब्लूप्रिंट बनती है बिजनेस की। मतलब उसने उस बिजनेस के बारे में कभी उस तरीके से नहीं सोचा होगा, ऐसी सोच उसकी पहले जनरेट करते हैं। क्योंकि हम उसको बोलेंगे ऑफर दे दो, तो बोलेगा सर परवड़ता नहीं है, अभी जिस तरीके से मैं बिजनेस कर रहा हूं आप उसमें बोल रहे हो और ऑफर दे दो, कैसे परवड़ेगा। सो एग्जैक्टली उसको अगर हम कितना भी बनाने की कोशिश करेंगे, ही इज नॉट गोइंग टू एग्री। तो उसको क्या है कि उसको पहले उसके बारे बिजनेस के बारे में उतना डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो डीप अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए हमारे पास प्रूवन टेक्निक्स है। उस प्रूवन टेक्निक से हम पहले उसको बिजनेस का एक विजन, उसका विजन बोर्ड बनवाते हैं, उसके बाद में एक स्ट्रेटेजी मैपिंग करवाते हैं। जब उसकी स्ट्रेटेजी मैपिंग बन जाती है, पूरा ब्लूप्रिंट उसका जनरेट होता है। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट वर्किंग फॉर द मार्केटिंग प्रोसेस। और उस मार्केटिंग प्रोसेस के अंदर भी हमारा पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बिजनेस को समझते हैं, उसके बाद में ऑफर क्रिएट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑफर इंजीनियरिंग। तो एक परफेक्ट ऑफर में क्या होना चाहिए वो हम क्रिएट करते हैं। उसके बाद में फिर उसके टारगेट ऑडियंस का एनालिसिस करते हैं। उसके बाद में प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करते हैं कि जो प्रोडक्ट तो बेच रहा है, इस प्रोडक्ट के अंदर क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है, क्या किस तरीके से इस प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा प्रोडक्ट इंजीनियरिंग करते हैं। देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द सेल्स फनल एंड देन लैंडिंग पेज, क्रिएटिव्स, वीडियोस, एवरीथिंग। बट नॉर्मल मार्केटिंग एजेंसीज क्या कर रही है, आती है डायरेक्टली, पहले दिन आपका बिजनेस समझेंगी, दूसरे दिन से काम चालू, और एग्जैक्टली वहीं पे उनको रिजल्ट नहीं मिलता है। सो एड्स फेल हो रहे, इसके पहले समझना चाहिए कि बिजनेस का पोजीशनिंग ही गलत है। अगर बिजनेस का पोजीशनिंग गलत होगा तो एड्स लगा के भी कोई बेनिफिट नहीं है। अभी बिजनेस पोजीशनिंग में और एक चीज मैं बताता हूं आपको, हम एड्स रन करते हैं, ये प्रॉब्लम मैंने खुद में बहुत सारे लोगों के साथ जब काम कर रहे तब ऑब्जर्व किया है कि हम लोगों के लिए एड्स चलाते थे, उनके लिए लीड्स जनरेट करते थे। लीड्स जनरेट करने के बाद सामने वाली पार्टी उसको कॉल भी नहीं करती है, बिकॉज ही इज नॉट अवेयर अबाउट द व्हाट टू डू नेक्स्ट। दूसरी चीज कि कर लेंगे सर, किधर जाने वाले, एंड वो किधर भी नहीं जाता, वो उधर भी नहीं आता। सो हमने पैसे देके कस्टमर को लाया है, लीड को लाया है, कस्टमर को नहीं, जिसने हमको अभी पैसा नहीं दिया है। एक लीड की कॉस्ट होती है 150 रुपए, मतलब मिनिमम कॉस्ट बोल रहा हूं, 150 रुपए से आप एक पर्सन को लेके आ रहे हो और आपको उनको कॉल करने के लिए भी समय नहीं है। सो यू हैव द सेल्स प्रॉब्लम। सेल्स करने के बाद में भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स है कि वो प्रॉपर सर्विस नहीं दे रहे, तो जितना भी एड चला लो बाद में सर्विस में गाड़ी अटक जाएगी। सो एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज विद द कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस। सो कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस को जब हम स्ट्रीमलाइन करेंगे तब मार्केटिंग स्ट्रीमलाइन होगी, और ये लोगों को समझाने का पूरा प्रोसेस का काम हम करते हैं। ओके सर, कंटेंट क्रिएट करना और मार्केटिंग करना, इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? क्या ये सेम चीजें होती है या फिर? देखो, कंटेंट क्रिएट करना इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ओके, मतलब इसके अंदर जैसे कंटेंट क्रिएटर्स बहुत सारे आए हैं, ओके, कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, बट कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इक्वल टू सेल्स और रेवेन्यू। ओके, बहुत लोगों को क्या लगता है कि हमने इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो अपलोड करने से हमको पैसा मिलेगा इंस्टाग्राम के थ्रू। ओके, मिलता भी होगा मोनेटाइजेशन वगैरह, बट वो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए, उस तरीके का कंटेंट होना चाहिए, और उसको वेटिंग पीरियड भी बहुत ज्यादा है। ओके, दूसरा वे है कि आप इन्फ्लुएंसर्स बन के पैसे कमा सकते हो कुछ कोलैबोरेशंस करके, बट दैट इज अगेन कि आपके 100K फॉलोअर्स होंगे, उसके बाद फिर ब्रांड कोलैबोरेशंस करना है एंड देन, बट इससे आपका बिजनेस कनेक्टेड है क्या? नहीं। मेरा बिजनेस अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है, मेरा बिजनेस अगर मार्केटिंग का है, और मैं कोलैबोरेशंस कर रहा हूं दूसरों के साथ, तो दैट इज नॉट कि उससे मेरे बिजनेस में मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। सो कंटेंट क्रिएशन होना ही चाहिए बिजनेस के अंदर, बट व्हाट दैट कंटेंट इज एजुकेशनल कंटेंट, जिससे आप आपके कस्टमर को आपके सर्विसेज के बारे में अवेयर कर सके, आप आपके कस्टमर को आपके उनके प्रॉब्लम पॉइंट्स के बारे में अवेयर कर सके, उनके पेन पॉइंट्स को समझा सके कि किस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम आपको हो रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम की वजह से आपको 1 2 3 4 5 ये कॉन्सिक्वेंसेस जनरेट हो रहे हैं, और ये आपने सॉल्व नहीं किया तो इसकी वजह से आप कितना बड़ा लॉस क्रिएट कर रहे हो। इस तरीके का कंटेंट आपको डिलीवर करना होगा। सो कंटेंट क्रिएशन इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के ऐसे अलग अलग लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो कंटेंट क्रिएशन जब क्रिएट होगा, मतलब लाइक इसमें इमेजेस होंगे, वीडियोस होंगे, लाइक
अलग अलग फॉर्मेट में स्टोरीज होंगी, जो भी है। तो ये सारे फॉर्मेट्स हो गए। तो ये कंटेंट जब क्रिएट होगा तो इसको किसको दिखाना है, इसके लिए फिर हम एक तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू इन प्रॉपर टारगेट ऑडियंस के ऊपर एड्स चला सकते हैं। ओके, सो दिस आर द मीडियम। सो कंटेंट क्रिएशन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्लीट 360 डिग्री मार्केटिंग। यू कैन ये सर डेफिनेटली। देखिए सर, बहुत लोग होते हैं जो एक्सक्यूजेस देते हैं बजट के रिगार्डिंग कि इनफ बजट नहीं है एंड ऑल। तो आपको क्या लगता है, बहुत ज्यादा बजट होना बहुत जरूरी होता है या स्मार्ट स्ट्रेटेजी से भी इनफ काम हो जाता है? देखो, मुझे लगता है कि बजट का जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं 2-3 केसेस से अभी इस महीने में डील कर रहा हूं। उनका ये बोलना है कि अभी कम बजट है, अभी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर दो। और हम बोल रहे हैं कि जब तक आपका इतना बजट नहीं होगा हम काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आपके फायदे के लिए काम कर रहे हैं। अगर मैं आपसे उतने बजट पे एड्स चालू कर दूंगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेटा या गूगल का एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू है। उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से अगर हम नीचे एड्स चलाते ना, कोई रिजल्ट जनरेट भी नहीं होते। ओके, एंड सेकंड थिंग इज कि अगर हम एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो हमारे पास है जिससे हमको रिजल्ट मिलते हैं, उस रिजल्ट वाले फॉर्मेट को अगर हम क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, दिस विल बी द ट्रायल एरर, और वो उसकी गारंटी हम नहीं ले पाएंगे और कोई डिजिटल मार्केटर भी नहीं ले पाएगा। सो जो भी प्रो डिजिटल मार्केटर्स है वो यही चाहते हैं कि आप जो इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से स्पेंड करो। तो फॉर एग्जांपल आपके पास बजट नहीं है, मैं क्या बोलता हूं, आप इस तरीके से मत सोचो। अगर आप 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचते हो ना, तो आपके इंडस्ट्री टाइप के हिसाब से आपने कितना मार्केटिंग करना चाहिए, इसके लिए हमारे साथ एक बार कंसल्ट करो। आपको हम घर में से डालने के लिए कभी भी नहीं बोलेंगे, बट 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होता होगा। उस प्रॉफिट में का कुछ मार्जिन आपको मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करना ही करना है। अगर आप ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहेगा। अदरवाइज आपके पास न्यू अप्रोच ही नहीं है, वही लोग आपको कितना दिन तक बिजनेस देंगे। कभी ना कभी किसी के साथ फटता है और वो आपको आगे बिजनेस देना बंद करेगा। तो आपके पास नई पाइपलाइन भी क्रिएट हो, आपके पास नई पाइपलाइन भी होनी चाहिए जिससे आपको फिर से बिजनेस जनरेट हो सके। इफ कभी नहीं फटेगा तो दैट इज वेरी गुड कि ऐसा कंडीशन अगर आपके साथ होता है तो यू आर गिविंग 100% वेरी गुड सर्विस। बट हम उन चैनल्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमको नए चैनल्स भी चाहिए और उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट करना है और प्रूवन मेथड से करना है। आप 5,000, 10,000, 15,000 लगा के एडवर्टाइजमेंट में आज बजट लगा दोगे, दैट इज वेस्ट ऑफ मनी, कोई रिजल्ट जनरेट नहीं होगा, वो पैसे भी वेस्ट हो जाएंगे। तो मेरा ये बोलना है कि उतना भी मत करो, कोई नेटवर्किंग ग्रुप ज्वाइन करो, वहां से 1-on-1 लीड लेके आप काम करो। ओके तो सर, आज के जमाने में ट्रस्ट किसी पर रखना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, राइट? तो आप आज के टाइम में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कौन सा वे बेस्ट है, आपको ऐसा लगता है? देखो, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको एक सेल्स फनल, इतना ही बोलूंगा मैंने ये वर्ड 3-4 बार यूज किया है, बट इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सेल्स फनल इज व्हाट? सेल्स फनल, फनल मतलब क्या है? एक फनल मतलब एक फनल होती है, घर में भी होती है या फिर बहुत जगह पे हमने देखी है। सो फनल में क्या होता है कि ऊपर जो होता है उसका मुंह बड़ा होता है और नीचे जो होता है वो धीरे धीरे छोटा होते जाता है। सो उसको हम एग्जांपल्स के तौर पे लेंगे। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में ऊपर बहुत सारे लोग होंगे जिनको हम एडवर्टाइजमेंट के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। मे बी हम कंसिडर करते हैं कि 10 लाख लोगों को हमने फनल के ऊपर टॉप ऑफ द फनल टारगेट कर रहे हैं। बट टॉप ऑफ द फनल अगर हम 10 लाख लोगों को कर रहे हैं तो 10 लाख लोग हमारे कस्टमर बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। कुछ लोग होंगे, इसमें से ऐसा पकड़ो कि 50% लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं और 50% लोग जो है वो ऐसे ही छोड़ देने वाले हैं कि जिनको आपने कितना भी समझाया कि आपका ये पेन पॉइंट है, इससे ये आपका प्रॉब्लम है, तो भी वो कोई एक्शन नहीं लेंगे। बट 50% लोग कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचेंगे। ओके, 50% में से कुछ लोग होंगे जो कुछ एक्शन ले पाएंगे, एंड दैट वो 1 लाख लोग होंगे जो एक्शन ले पाएंगे। अगर आप कंसिस्टेंटली एड चला रहे हो तो 1 लाख लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो एडवर्टाइजमेंट देख के कम से कम रुकेंगे। अभी 1 लाख लोगों में से 10,000 लोग ऐसे होंगे कि जो एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद उसको पढ़ेंगे, पढ़ के क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपके लैंडिंग पेज तक आएंगे। अभी 10,000 लोग अगर लैंडिंग पेज पे आए, ये लैंडिंग पेज पे आने वाले लोग आपका पूरा वेबसाइट स्क्रॉल करेंगे या फिर आधा वेबसाइट स्क्रॉल करेंगे, लैंडिंग पेज स्क्रॉल करेंगे और उसके बाद में फिर से रिटर्न चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे, उसमें से 10,000 में से 1,000 लोग ऐसे होंगे जो
लैंडिंग पेज के कुछ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। 1000 लोगों में से 300 लोग ऐसे होंगे कि 300 लोग उस बटन के ऊपर क्लिक करके पेमेंट भी प्रोसीड कर देंगे। मतलब 10 लाख लोगों को ऐड दिखा के 300 लोग प्रोडक्ट परचेस के पेज तक गए, उसके बाद में परचेस किया है। अगर लो टिकट प्रोडक्ट होगा तो की बात बोल रहा हूं, अगर हाई टिकट होगा तो इससे और कम होगा। अभी ये सिनारियो को अगर हम समझते हैं तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्स फनल। तो अभी जहां पे लोग बाहर जा रहे हैं ना, तो वो पाइपलाइन को हमको फिर से कनेक्ट करना है रीटारगेटिंग एड्स से। तो रीटारगेटिंग एड्स इज लाइक दैट कि जहां पे हम मेजर करते हैं कि कहां से लोगों को टारगेट करना स्टार्ट करना है, रीटारगेटिंग स्टार्ट करना है। मे भी जिसने लैंडिंग पेज विजिट किया है उसका मेटा पिक्सल ट्रिगर करके फेसबुक में एक नई ऑडियंस बनाते हैं और नई ऑडियंस बना के उनको एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जहां पे दिन भर में एक बार या 2 दिन में एक बार आपकी एडवर्टाइजमेंट दिख रही थी, जो लैंडिंग पेज पे विजिट करता है उसको दिन भर में 3 से 4 बार एडवर्टाइजमेंट दिखती है। जो लोग परचेज के पेज पे जाके रिटर्न आ जाते हैं, ऐसे लोगों को दिन में 8 से 10 बार एडवर्टाइजमेंट दिखती है। ओके, और जिसने आपका लो टिकट प्रोडक्ट परचेस कर लिया है उसको आपके हाई टिकट मतलब जो क्रॉस सेलिंग या अपसेलिंग करना है उसमें जो दूसरा प्रोडक्ट है उसकी एडवर्टाइजमेंट कंटिन्यूअसली दिखती है। एंड दिस इज कॉल्ड एज सेल्स फनल एंड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जो मोस्टली आपको बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, बड़े बड़े जो कंसल्टेंट्स है, इनका ये सेम पैटर्न आपको दिखता है। और जो लोग ये प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, जब वो उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडीज एंड उनकी डिटेल्स दे देते हैं लो टिकट प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, यही डेटा यूटिलाइज होता है फिर से रीटारगेटिंग करने के लिए। फिर से न्यूज़लेटर उनको भेजे जाते हैं, फिर से व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू उनको 1 साल का पूरा कैंपेन बनाया जाता है और उससे उनको रीटारगेट किया जाता है कि वो हाई वैल्यू प्रोडक्ट परचेस करें। सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट सेल्स फनल। और इस तरीके से ट्रस्ट भी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड होता है। मतलब कोई भी एक बार आपके ऐड देखेगा तो वो परचेस करेगा या नहीं करेगा नहीं पता, बट कोई पर्सन आपके ऐड देख के कम से कम लैंडिंग पेज पे आता है, तो लैंडिंग पेज पे आने के बाद वी इंश्योर कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड था क्योंकि उसने लैंडिंग पेज विजिट किया है, इसका पेन पॉइंट हमारे एक्चुअल पॉइंट से मैच हो रहा था, तो हम इस पर्सन को रीटारगेटिंग करना स्टार्ट करते क्योंकि हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बजट भी ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो हम सब लोगों को रीटारगेटिंग एड्स नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जो लोग एक्शन लेना चाहते हैं। जो लोग एक्शन लेते हैं हम उनको रीटारगेटिंग एड्स दिखाते हैं और स्टेप बाय स्टेप ट्रस्ट गेन करते हैं। क्योंकि दिन भर में पहले 2 दिन में एक बार ऐड दिख रही थी, तो वही दिन में 4 बार दिखने के बाद ऑटोमेटिकली ट्रस्ट गेन होता है। दिन भर में 8 बार दिखने के बाद ट्रस्ट गेन होता है, बार बार दिखने के बाद ट्रस्ट गेन होता है। वही पर्सन आपको मेटा पे दिख रहा है, वही पर्सन आपको गूगल पे दिख रहा है, वही पर्सन के आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, वही पर्सन आपको ईमेल में भी रीच कर रहा है। तो इस तरीके से आपका एक ट्रस्ट प्रोसेस बिल्ड होने का काम होता है। तो जो लोग मार्केटिंग करके सिर्फ लीड जनरेशन ऐड लगा देते हैं, एंगेजमेंट ऐड लगाने वाले, तो मेरे हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं उनके बारे में, तो एंगेजमेंट ऐड इज यूजलेस, अवेयरनेस ऐड इज यूजलेस, कि उसमें सिर्फ लो टिकट प्रोडक्ट भी सेल करने की औकात नहीं उन दोनों की। वो सिर्फ आपको दिख रहा है कि एडवर्टाइजमेंट चल रही है, बट आप अगर चेक करोगे कि आपके प्रोडक्ट को लाइक कौन कर रहा है, आपके पोस्ट को लाइक कौन कर रहा है, तो आपको दिखेगा कि पूरा कचरा भरा हुआ है। मतलब फेक प्रोफाइल हो सकते हैं या फिर ऐसे प्रोफाइल्स की जो आपके प्रोडक्ट में कभी परचेस नहीं करेंगे। सो बेटर वे ये है कि आप लीड जनरेशन या सेल्स एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अवेयरनेस करो। सो दिस इज कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सेल्स फनल। ओके सर, अभी आपने बात की है ट्रस्ट के बारे में, राइट? तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका मैसेज क्लियर लोगों तक पहुंचता ही नहीं है, तो इसका क्या सीरियस इंपैक्ट होता है, क्या डेंजरस इंपैक्ट हो सकता है? एग्जैक्टली तो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑफर इंजीनियरिंग, दूसरा है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और तीसरा है कंटेंट इंजीनियरिंग। मतलब ये एक्चुअली हमने टूल भी बनाया है इसका वाला। तो इस टूल के अंदर पहली चीज है ऑफर इंजीनियरिंग। सो आपकी जब भी ऑफर आपको किसी को देना है तो वो मल्टीपल पैरामीटर से पास होनी चाहिए। फर्स्ट इज ऑफर, आप वैल्यू क्या देना चाहते हो, तो वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इज द फंक्शनल वैल्यू, मतलब एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट आप देना चाहते हो। दूसरी वैल्यू दैट इज द एक्सपीरियंस वैल्यू, मतलब आपका प्रोडक्ट परचेस करने के बाद सामने वाले कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस मिलता है। तीसरा स्टेटस वैल्यू, मतलब आपका प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो प्राउड फील करता है क्या। जैसे जावेद, अभी मैं जाके अगर मैं बाल कटवाऊंगा तो मुझे प्राउड फील होना चाहिए। सो थर्ड इज द स्टेटस वैल्यू। फोर्थ इज द इकोनॉमिक वैल्यू, मैं अगर ये प्रोडक्ट परचेस करता हूं तो मुझे इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके, फिफ्थ इज द गारंटीज, कि हम इस प्रोडक्ट के पीछे क्या गारंटीज दे रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट परचेस कर लो, 30 डेज मनी बैक गारंटी, नो आस्क, नो, इस तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं।
फ्लो मैट्रिक्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं, फ्लो मैट्रिक्स का, जो आपको 30 डेज की मनी बैक गारंटी देता है। उसके बाद में आता है अर्जेंसी टैक्टिक्स, क्या आप क्या अर्जेंसी टैक्टिक्स यूज कर रहे हो कि यूजर से कब अभी के अभी ये कैसे डिसीजन ले सकता है। सो अर्जेंसी टैक्टिक्स क्या है, तो ये हुआ आपका ऑफर इंजीनियरिंग। उसके बाद में आते हैं प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, तो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स किस तरीके से आप बताओगे। ओके, सो व्हाट इज द यूएसपी, उसका जीटीएम स्ट्रेटजी क्या है, इस तरीके से हमारे पास एक पूरा उसका फॉर्मेट है। जब सिर्फ प्रोडक्ट डालो, आगे के क्वेश्चन हमारे टूल ऑटोमेटिकली आपको पूछता है, उसके आंसर फिल करते जाओ, ऑटोमेटिकली एआई इंटीग्रेटेड है, आपका प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन थर्ड वन विल बी द कंटेंट इंजीनियरिंग। जब प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और ऑफर इंजीनियरिंग को कनेक्ट करोगे तो कंटेंट इंजीनियरिंग ऑटोमेटिकली, जो कंटेंट राइटर होगा तो उसको ये कंटेंट, ये डेटा, ये सब कॉन्टेक्स्ट के रूप में आएगा और किस तरीके से लिखना है। तो कंटेंट इंजीनियरिंग में हम फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। सो फर्स्ट फ्रेमवर्क इज पीएस, दैट इज द प्रॉब्लम एजिटेट सॉल्यूशन, जिसमें पहले प्रॉब्लम को हाईलाइट करो, फिर एजिटेट करो कि इस प्रॉब्लम की वजह से ये कॉन्सिक्वेंस हो रहे हैं, एंड देन सॉल्यूशन पिच करो। देन एफएबी, फीचर्स आफ्टर बेनिफिट। सो उसको एक तरीके से पहले फीचर्स बताओ और उसके बेनिफिट बताओ। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कंटेंट राइटिंग के फ्रेमवर्क्स जो है हम यूटिलाइज करते हैं। सो इट इज कंप्लीट अ प्रोसेस, ये पूरी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को जब हम कंप्लीटली क्रिएट करते हैं तो जो आपका डाउट है, जो आपका क्वेश्चन था, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जो जिन बिजनेसमैन को या बिजनेसेस को मार्केटिंग करवाना है, उनके लिए आप क्या इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे? जिनको मार्केटिंग करवाना है तो पहले मार्केटिंग की पूरी साइकोलॉजी समझने की जरूरत है। मार्केटिंग के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम टीवी पर अगर एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो वो भी मार्केटिंग है, रेडियो पे करते तो वो भी मार्केटिंग है, पेपर के अंदर जो फ्लायर्स बांटते थे वो भी मार्केटिंग है, और सोशल मीडिया भी मार्केटिंग है, परफॉर्मेंस भी मार्केटिंग है। तो यूट्यूब के ऊपर हम वीडियो डालते हैं, दैट इज ऑल्सो द मार्केटिंग, मतलब एक बोलने की चीज। तो मार्केटिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहली चीज कि पहले ब्रांड एसेट्स क्रिएट करो, मतलब आपका लोगो, आपका फॉन्ट फैमिली, कौन से कलर आप यूज करोगे, उसके बाद में आपकी ब्रांड स्टोरी क्या होगी, उसके बाद में आप इसको किस तरीके से पोजीशन करना चाहते हो। सो दिस इज कंप्लीट, ये आ जाएगा, ब्रांड आ जाएगा। फिर देन आएगा आपकी कंपनी की स्टोरी कि व्हाट इज कंपनी है, और कंपनी का क्या विजन है, क्या मिशन है, कंपनी के कोर वैल्यूज क्या है, किस पर्पस से कंपनी काम करना चाहती है। देन फाउंडर्स, कि फाउंडर्स को ये बिजनेस क्यों करना था, उनका जन्म हुआ है इस बिजनेस को करने के लिए, तो इस तरीके की स्टोरी बनानी पड़ेगी। तो फाउंडर लेवल पे मार्केटिंग, तो फाउंडर की स्पेसिफिक उनके चैनल्स के ऊपर उनकी मार्केटिंग। उसके बाद आएगा आपके हर एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग, हर एक सर्विस की मार्केटिंग। उसके बाद में आपके ईमेल्स के अंदर आपको एटिकेट्स आना चाहिए आपके कंपनी के। उसके बाद में आपके क्या बोलते हैं उसको, स्टैंप, आपके ईमेल सिग्नेचर्स आपके होने चाहिए, आपके विजिटिंग कार्ड्स, एवरीथिंग दैट कम्स इनटू द मार्केटिंग। तो वो सब चीजें कंबाइन करके मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो उस पर्सन को पहले समझना है कि हमारा बजट कितना है। अगर बिजनेस में स्टार्टिंग में है तो जो चीजें इसेंशियल है उन इसेंशियल चीजों से वो स्टार्ट कर सकता है। बट द बिजनेस इज लाइक रिनॉन ब्रांड और समथिंग, कि बिजनेस स्टेबल बिजनेस है तो उसको ये सब चीजों की जरूरत है, और ये सब चीजें उसको एक जगह पे कहीं पे भी मिल नहीं सकती है। उसको अलग अलग एजेंसीज जो इसमें मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे ये सब चीजें अलग अलग तरीके से लेनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई। ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा मार्केटिंग के बारे में, जो बहुत नीश चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं थी, वो आपने बहुत सरल तरीके से हमें बताई, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।